हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रैकनेट बाय सोनिका शर्मा। लास्ट वीडियोस के अंदर हमने बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। इस वीडियो में भी हम बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड ही कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द साइलेंट फीचर ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी सिंस 1991। इट मीन्स 1991 के बाद से या 1991 की पॉलिसी में इनमें से कौन सा ऐसा फीचर है जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी का नहीं था। एनॉर्मस एक्सपेंशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इज वन ऑफ द फीचर ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी, क्योंकि हमने 91 की पॉलिसी में प्राइवेटाइजेशन को ऑप्ट किया था, जिससे कि हमारे प्राइवेट सेक्टर का रोल जो है वो इंक्रीज हुआ है। रीडिफाइनिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फीचर ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी कि हमने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के रोल को रीडिफाइन किया था बाय गिविंग देम सम फ्रीडम, और उनके कुछ शेयर्स को हमने सेल कर दिया था, कॉरपोरेटाइजेशन किया था, कैपिटल मार्केट में एक्सेस करने की उनको पावर दी थी। सो उनके भी रोल को हमने रीडिफाइन किया था। लिमिटेड एक्सपोजर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री टू फॉरेन कॉम्पिटिशन, ये उसका फीचर नहीं था क्योंकि 91 की पॉलिसी में हमने ग्लोबलाइजेशन को ऑप्ट किया है। Pruning of the list of items reserved for small scale industrial units, which is also correct कि small scale industrial units के लिए जो items reserved थी हमने उनको दोबारा से scrutinize किया था। कुछ item हमने add on करी थी, कुछ हमने subtract करी थी उसमें से, तो हमने small scale की reserved items जो हैं उनको भी हमने दोबारा से सबकी scrutinize किया था। So the answer will be answer number 3 कि ये इनका limited exposure of Indian industry is not one of the feature of industrial policy since 1991. The next question is related to Consumer Protection Act. Which of the following is true? Consumer court set up under the Consumer Protection Act does not have the power to punish for its contempt. This statement is correct कि कंज्यूमर कोर्ट के अंदर अगर कोई पर्सन उनके ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है तो कंज्यूमर कोर्ट के पास पावर नहीं होता कि वो उसको पनिश कर सके। जो ये पावर है ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट के पास है। प्रोफेशनल सर्विसेज आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट क्योंकि प्रोफेशनल सर्विसेज मतलब कि जो सीए हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर हैं, इनकी सर्विसेज को भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। अ कंज्यूमर कोर्ट कैन नॉट फोर्स अ पर्सन इंडल्जिंग इन मिसलीडिंग एंड एडवर्टाइजिंग टू कन्फेस हिज क्विट, दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट के पास पावर होती है कि अगर कोई पर्सन मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट कर रहा है तो वो उसको उसका एक तरीके से गुनाह कन्फेस करने के लिए वो उसको फोर्स कर सकते हैं। सो द आंसर विल बी आंसर नंबर 1 विच इज़ करेक्ट। The next is who is the fiscal agent and advisor to government in monetary and financial matters, कि monetary matters या financial matters जितने भी हैं उसमें गवर्नमेंट को कौन एक तरीके से एडवाइजरी प्रोवाइड करता है, which is RBI, स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। जो नबार्ड है इट इज़ एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर, SBI इज़ अ कमर्शियल बैंक, सो RBI इज़ द फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट। The next question is related to match the column list 1 and list 2. List 1 contain National Manufacturing Competitiveness Council, National Investment Fund, the IDRA 1951 and the increase in employment. List 2 contain Industrial Licensing Policy, 11th 5-year plan, the Competition Act 2002 and the Public Sector Undertaking. तो हमें इनको मैच करना है कि कौन सी आइटम किससे रिलेटेड है। NMCC National Manufacturing Competitiveness Council is related to the Competition Act 2002. National Investment Fund is a public sector undertaking. The IDRA is related to industrial licensing policy and increase in employment is one of the objective of 11th 5-year plan. So the answer will be answer number 2. The next is related to Kyoto Protocol. Kyoto Protocol pertains to इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, जिसका मेन फोकस था ग्रीन हाउस इफेक्ट को रिड्यूस करना, मतलब कि जो भी हमारी इन्वायरमेंट को जो हार्म पहुंच रहा है ड्यू टू पोल्यूशन, ड्यू टू इंडस्ट्रीज, ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, उन सब पे फोकस करना। इसका नाम क्योटो प्रोटोकॉल इसलिए था क्योंकि ये जापान में एक सिटी का नेम है क्योटो, उस वहाँ पर ये डिसाइड किया गया था, इसलिए इसका नाम ही रख दिया क्योटो प्रोटोकॉल। ये 97 में अडॉप्ट किया गया था और ये अप्लाई हुआ था 16 Feb 2005 में। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। जनरली सबसे पहले ये समझो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कौन सी चीज़ें इंक्लूड नहीं होती। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में सारी गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड होती है एक्सेप्ट
द सर्विसेज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज, कि अगर हम कोई भी सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होगी। एंड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर पर्सनल सर्विस, अगर हम किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर कोई पर्सनल सर्विसेज अगर हम कोई अवेल कर रहे हैं तो वो भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का पार्ट नहीं है। एंड द गुड्स परचेज्ड फॉर रीसेल एंड फॉर कमर्शियल पर्पस, मतलब अगर कोई भी शॉपकीपर अगर कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहा है तो वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर नहीं आता। या फिर हम किसी कमर्शियल पर्पस के लिए, मतलब विद द एम ऑफ अर्निंग अ प्रॉफिट, अगर हम कोई भी गुड्स को परचेज करते हैं तो वो भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर नहीं आता। सो द आंसर विल बी आंसर नंबर सेकेंड, सर्विसेज प्रोवाइडेड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विसेज इज आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ CPA 1986. The next is, which of the following is not regulated by the Competition Act 2002? Abuse of dominant position is one of the objective of Competition Act. Anti-competitive agreement is also one of the objective of the Competition Act. Medical negligence is not regulated by the Competition Act. It is a part of कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। मेडिकल नेग्लिजेंस का मतलब है मेडिकल लापरवाही करना, कोई अगर पर्सन मतलब कोई डॉक्टर है उससे कोई मिस्टेक हो गई तो वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर केस फाइल कर सकता है। Predatory pricing is also regulated by the Competition Act. It means selling of goods below at a price which is below than the cost of production, कि अगर हम कोई प्रोडक्ट ऐसे प्राइस पे सेल कर रहे हैं जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी कम है तो वो इसके अंदर इंक्लूड होता है। सो द आंसर विल बी आंसर नंबर थर्ड। The next is, the freedom of private enterprises is the greatest in the free market economy. This is characterized by which of the following assumption? Free market economy is an economic system which is based on supply and demand with little or no government interference. कि free market economy के अंदर government और government interference बिल्कुल ही नहीं होती या फिर बिल्कुल ना के बराबर होती है। और इसके अंदर जो भी प्राइसिंग डिसाइड होगी वो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे होगी, चाहे वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइसिंग है या फिर वो हमारे अल्टीमेट प्रोडक्ट की प्राइस है। इसको हम फ्री मार्केट इकोनॉमी को हम कैपिटलिज्म भी बोल सकते हैं। The factor of production are privately owned and production occur at the initiative of the private enterprises, which is correct about free market economy कि सारे factor of production प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होते हैं और कब प्रोडक्शन करनी है कितनी करनी है वो भी कौन डिसाइड करता है, प्राइवेट एंटरप्राइजेस। Income is received in monetary form by the sale of services of the factor of production from the profit of the private enterprises, कि जो भी पब्लिक को इनकम रिसीव हो रही है वो कहाँ से रिसीव हो रही है, अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सेल करके, और जो कि अमाउंट जो उनको इनकम रिसीव हो रही है इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट अर्नड बाय द प्राइवेट एंटरप्राइजेस। ऑब्वियसली बात है ये एक फ्लो ऑफ मनी होता है इकोनॉमी के अंदर कि एक बिजनेसमैन ने प्रॉफिट अर्न करा, वो बिजनेसमैन अब उस प्रॉफिट को कहाँ पे बांटेगा, जितने के उसने पर्सन हायर करें हैं, मतलब मैन जो उसने हायर करे हैं उनकी सैलरी देने में, रॉ मटेरियल परचेज करा है उनको प्राइस पे करने के अंदर कोई टेक्नोलॉजी परचेज करी है, तो वो एक सर्कल चलता है। मेंबर ऑफ द फ्री मार्केट इकोनॉमी हैव अ फ्रीडम ऑफ चॉइस इन सो फार एज कंजप्शन, ऑक्यूपेशन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर कंसर्न। इट इज़ ऑल्सो करेक्ट कि फ्री मार्केट इकोनॉमी के अंदर प्राइवेट एंटरप्राइजेस के पास फुल फ्रीडम होती है कि वो कितना कंज्यूम करें, क्या उनका ऑक्यूपेशन होगा, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट कितनी होगी। The free market economy is not planned, controlled or regulated by the government. It is also correct about free market economy. The free market economy is prone to corrupt practices. This statement is incorrect क्योंकि private enterprises के अंदर corruption नहीं होती, corruption होती है mainly हमारी public sector undertakings में, government sector में। So the answer will be answer number second, that is first, second, third and fourth are correct about the free market economy. The next is the important responsibilities of a business to the customers, कि businesses की customer के लिए क्या क्या responsibilities हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखो, जो बिजनेस की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो हैं कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करना और उनकी नीड को आइडेंटिफाई करने के बाद उसको फुलफ़िल करने की कोशिश करना। उनकी फैमिली वेलफेयर, उनकी पर्सनल कोई प्रॉब्लम, उससे बिजनेसेस को कोई लेना देना नहीं है, ना ही वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। To ensure family welfare of the customer, no. To understand customer needs and to take the necessary measures to satisfy these needs, correct. To ensure health condition of the customers, no.
हेल्थ कंडीशन, कस्टमर्स की हेल्थ कंडीशन उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, बट ये ध्यान रखना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उससे उनकी हेल्थ पे कोई एडवर्स अफेक्ट ना हो, या फिर अगर कोई एडवर्स अफेक्ट है तो वो उसको मेंशन करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कुछ मेडिसिन्स पे लाइक हमने देखा है कि वहाँ पे लिखा होता है डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन, कि या तो आप उसका 1 और 2 स्पून ले सकते हो और एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन, कि जो आपके डॉक्टर आपको गाइड करें, या फिर जो अल्कोहलिक प्रोडक्ट हैं या जो सिगरेट्स वगैरह हैं उनके ऊपर लिखा होता है इट इज़ इंजरियस टू हेल्थ। द नेक्स्ट इज टू एंश्योर दैट द प्रोडक्ट सप्लाइड हैज़ नो एडवर्स अफेक्ट ऑन द कस्टमर, करेक्ट, कि जो भी वो प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं उसका कोई एडवर्स अफेक्ट ना हो। टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर बीइंग हर्ड एंड टू रिड्रेस जेन्युइन ग्रीवनेस, यस, कि अगर उनको कोई प्रोडक्ट गलत प्रोडक्ट सप्लाई होता है तो उनको सुनवाई का मतलब उनको पूरा अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि उनकी बात को सुना जाए और जो भी प्रॉपर सोल्यूशन है उनको वो प्रोवाइड देना चाहिए। सो द करेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर सेकेंड, fourth and fifth. So the answer will be answer number third. The next is the rationale of expanding role of the public sector stem mainly from which of the following factors, कि public sector के जो expand मतलब public sector इतना ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है हमारी कंट्री में, तो उसके पीछे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। अब इसमें भी 4 और 5 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन हमारे काफ़ी सारे आ चुके हैं, तो जनरली ध्यान करा करो कि अगर स्टेटमेंट्स में अगर आपको कन्फ्यूज़न होती है तो आप एलिमिनेशन मेथड अप्रोच यूज़ करो, डिडक्शन अप्रोच, कि जो ऑप्शन जो स्टेटमेंट नहीं हो सकती या जो कंफर्म है तुम्हें 100% श्योर हो कि ये स्टेटमेंट तो आएगी ही आएगी, तो वो देखो वो किस किस में दी हुई है। जिनमें नहीं दी हुई तो उन ऑप्शंस को क्रॉस कर दो। या हम ये कर सकते हैं कि जो स्टेटमेंट आपको ऐसा लगता है ये तो आ ही नहीं सकती, वो देखो किस किस में है, और जो वो ऑप्शन में नहीं है उनको क्या करो, क्रॉस कर दो कि ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो आपके पास जनरली क्या होता है, 1 या 2 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं वहाँ से। द फेलियर ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इन सर्टेन क्रूशियल एरियाज, यस, कि कुछ सेक्टर्स के अंदर मतलब कि जहाँ पर हाईली इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स के पास स्टार्टिंग में उतने फंड नहीं थे। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था इसलिए उस टाइम पे जो हमारी बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज़ थी वो हमने पब्लिक सेक्टर के कंट्रोल में रखी थी, या जो सोशल वेलफेयर के जो सेक्टर्स हैं वो गवर्नमेंट अपने हाथ में रखती है। सो फर्स्ट हमारा हर में आएगा ही आएगा। सो सेकंड ऑप्शन को आप यहाँ पे क्रॉस कर सकते हो। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सोसाइटी बाय द प्राइवेट सेक्टर, कि प्राइवेट सेक्टर सोसाइटी को एक्सप्लॉयट कर रही थी, नो। द रिवेन्यू नीड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, येस, कि सेंट्रल गवर्नमेंट का रिवेन्यू जनरेट होता है मतलब उनके लिए एक इनकम सोर्स है। द डिमांड ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस विच इज़ ऑल्सो करेक्ट। द नीड फॉर एक्सेलरेटिंग द पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ विच इज़ ऑल्सो करेक्ट। सो द करेक्ट ऑप्शंस आर फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स में लीड टू सिक इंडस्ट्रियल यूनिट। सिक इंडस्ट्रियल यूनिट नाम से क्लियर है, जो यूनिट्स बीमार हैं। अब बीमार यूनिट्स कौन सी होंगी, जो लॉस इंकर कर रही है। अकॉर्डिंग टू सिक इंडस्ट्रियल एक्ट 1985, सिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो जिसका एक्यूमुलेटेड लॉस उसके 50% ऑफ नेटवर्थ से ज़्यादा है। अगर आपकी नेटवर्थ से ज़्यादा 50% से ज़्यादा अगर आपका एक्यूमुलेटेड लॉस आ जाता है इन एनी फाइनेंशियल ईयर, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, सिक इंडस्ट्रियल यूनिट। सो द सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स के हमें रीजंस बताने हैं। शॉर्टेज ऑफ फंड्स एंड फॉल्टी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, येस इट इज़ वन ऑफ द रीज़न। इन्वेस्टमेंट बाय द FIIs इन इंडियन इंडस्ट्री, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर अगर इंडियन इंडस्ट्रीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे तो हमें फंड्स मिलेंगे, हमें इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। सो इट इज़ नॉट अ रीज़न फॉर सिक इंडस्ट्रियल यूनिट। अनऑथराइज्ड FDI ये भी रीज़न नहीं है। लैक ऑफ एक्सपीरियंस होना पार्ट ऑफ प्रोमोटर्स, यस, कई बार हमारे प्रोमोटर्स इनएक्सपीरियंस होते हैं या फिर जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो इनएक्सपीरियंस होती है। एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर कि हम ऑब्सोलेट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं या हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर ऑफ सिक इंडस्ट्रियल यूनिट। सो द आंसर विल बी आंसर नंबर थर्ड, दैट फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ आर द करेक्ट रीजन्स। नेक्स्ट इज इंडिकेट व्हाट इज़ नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, कि इनमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं है। नो कंप्लेंट कैन बी एंटरटेन्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ प्रोडक्ट परचेज मोर देन 2 years बैक, इट इज़ करेक्ट, कि कोई भी कंप्लेंट अगर हमने कोई भी प्रोडक्ट परचेज करा है हम 2 साल के बाद उसके अगेंस्ट कंप्लेंट नहीं कर सकते। मेडिकल नेग्लिजेंस अगर कोई भी हुई है तो उसका जो भी लीगल हायर होगा मतलब कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव है अगर कोई वो उसके अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकता है।
A complaint involving a claim of 15 lakh to be filed before the state commission. This statement is incorrect क्योंकि 20 लाख तक की जितनी भी complaints होती हैं वो हम करते हैं डिस्ट्रिक्ट फोरम में. The next is present regime of subsidies can be improved by focusing on, कि हम अपने सब्सिडीज़ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. रिड्यूसिंग द ओवरऑल स्केल ऑफ सब्सिडीज़ विच इज़ करेक्ट, कि जितनी मतलब जो हम अलग अलग तरीके से सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर दो, नंबर ऑफ सब्सिडीज़ को रिड्यूस करके. मेकिंग सब्सिडीज़ एज ट्रांसपेरेंट एज पॉसिबल विच इज़ ऑल्सो करेक्ट, कि जितना पॉसिबल हो अपने सिस्टम को ट्रांसपेरेंसी रखो ताकि कोई करप्शन ना हो, कोई फ्रॉड ना हो. Giving a specific amount to the member of parliament, this statement is incorrect, कि member of parliament को subsidies का कुछ amount दे दो. Setting clear limits on duration of any subsidy scheme, which is correct. Eliminating system of periodic review, this statement is incorrect, कि periodic review जो हम कर रहे हैं time to time जो हम subsidies की scheme को review कर रहे हैं उसी को ख़त्म कर दो. Using subsidies for well defined objective, it is also correct. So the answer correct options are first, second, fourth and sixth. सब्सिडीज होता क्या है, एक गवर्नमेंट हमें कुछ प्रोडक्ट सब्सिडाइज रेट पे प्रोवाइड करती है. इट मीन्स कि उनका रेट हाई होता है बट गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमें उससे कुछ कम अमाउंट में पैसे वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा रही है. फॉर एग्जांपल LPG का जो हम सिलेंडर परचेज करते हैं उसका जनरली प्राइस उसका हाई है 700-750 है, बट गवर्नमेंट हमें उस पर 150-200 अमाउंट्स की क्या दे रही है, सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है. The next is under the provision of the IDRA 1951, a license is necessary for, कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग लाइसेंस किन किन चीज़ों के लिए रिक्वायर्ड है. जनरली लाइसेंस इज रिक्वायर्ड फॉर न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट, कि हम कोई भी न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट लिमिट को इंक्रीज़ कर रहे हैं, कोई न्यू आर्टिकल लेकर आ रहे हैं, अपनी लोकेशन को चेंज कर रहे हैं, उन सारे सब के लिए हमें क्या करना होता है, लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है. सो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है. चेंजिंग द लोकेशन, येस. प्रोड्यूसिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अ न्यू आर्टिकल, येस. इस्टेब्लिशिंग अ न्यू अंडरटेकिंग विच इज़ ऑल्सो करेक्ट. सो आंसर विल बी आंसर नंबर 4th, ऑल ऑफ द above. The next question is related to factors of business environment. List 1 contain पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जियोग्राफिकल एंड इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट. देखो पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट हमारे पॉलिटिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड है, जो भी हम लॉज वगैरह बनाते हैं उससे रिलेटेड है. डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट इज रिलेटेड टू द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक पॉलिसीज. एंड जियोग्राफिकल एंड इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट इज रिलेटेड टू नेचुरल एनवायरनमेंट. So list 2 contain important for industries directly depending on import and और export, की ये environment उन industries के लिए ज़रूरी है जो directly import और export के ऊपर dependent हैं. तो इट मीन्स कि ऐसा कौन सा environment है जो कि हमारे इसके लिए important है, that is economic environment, क्योंकि economic environment में हम अपनी foreign trade policy, EXIM policy को prepare करते हैं. Close relationship with the economic system and economic पॉलिसी, कि इनमें से किसका क्लोज रिलेशन होता है, दैट इज़ पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट, कि हमारा इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है. इकोनॉमिक सिस्टम मीन्स हमारी गवर्नमेंट कैसी है, हमने सोशलिस्टिक पैटर्न अडॉप्ट किया हुआ है, कैपिटलिज्म है या मिक्स्ड इकोनॉमी है. रिलेटेड टू नेचुरल रिसोर्सेज, जियोग्राफिकल एंड इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट. एंड ऑक्यूपेशन एंड स्पाइटल मोबिलिटीज़ ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से रिलेटेड कुछ भी हो, चाहे उनका ऑक्यूपेशन हो, चाहे उनकी जेंडर रेशियो है, चाहे उनकी एज है, वो सब हमारा आता है डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट्स में. सो द आंसर विल बी आंसर नंबर 2. थैंक यू. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. फॉर एनी क्वेरी एंड PDF you can mail me at crackyournet@gmail.com and you can also follow me at crackyournet on Instagram. Thank you.